Hello student, today I am presenting a new chapter that is breathing and respiration, and it is also a very important chapter for the NEET perspective, and it is the second chapter of animal physiology. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर यानी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बेसिकली ओरिएंटेड है ह्यूमन बींग्स को लेकर के, और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जितना भी पढ़ेंगे वो ह्यूमन बींग्स ओरिएंटेड है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब हम जानते हैं कि सेल से मिलकर के बने हैं, और जितनी भी सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए इन सभी सेल्स की होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सेल्स जो अपनी एनर्जी गेट करती हैं वो एनर्जी कम्स फ्रॉम द बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड स्टूडेंट्स दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बात से हमें पता चला कि जब हम ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनती है, तो वो जो एनर्जी है वो हमारी सेल्स गेट करती हैं और उससे फिर आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट यहीं स्टार्टिंग में ही आप ये सीख लीजिए कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहली बात, ब्रीदिंग टर्म केवल इस्तेमाल की जाती है मूविंग इन एंड आउट ऑफ द एयर। जब हम सांस भीतर लेते हैं लंग्स में और लंग्स से सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ब्रीदिंग है। लेकिन जब हमने सांस ली थी तो जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गई थी उस ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड एनर्जी फॉर्म करता है, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। देन मसल्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मसल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे रिब्स की मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और स्टूडेंट्स डायफ्राम है जो ब्रीदिंग में रोल प्ले करता है, जबकि रेस्पिरेशन में किसी भी तरह का मस्कुलर रोल नहीं है, वो केवल एक सेलुलर एक्टिविटी है। और स्टूडेंट बताऊं मैं कि ब्रीदिंग में जनरली एनर्जी रिलीज्ड नहीं होती बल्कि एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, जबकि ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और उसी रिलीज्ड एनर्जी का ही फिर बॉडी फर्दर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करती है। देन फोर्थ डिफरेंस जो मेरे पास है उसमें जो ब्रीदिंग है वो केवल लंग्स के एरिया में परफॉर्म होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म कराता है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस हैं, इसके बेसिक पॉइंट हैं, ये आप ज़रूर तैयार कीजिए। देन स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। और ब्रीदिंग इज़ नथिंग, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफेयर। और यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो एक वर्ड देख रहे हैं आप प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट अगर होगा तो हमारी बॉडी ब्रीदिंग करेगी, अदरवाइज ब्रीदिंग नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं कि ब्रीदिंग जो है वो लंग्स के थ्रू होने वाली एक एक्टिविटी है, और हमारे जो लंग्स हैं वो चारों तरफ से पैक्ड हैं। हमारे लंग्स में आगे की तरफ रिब्स हैं, और ये जो रिब कैज है ये पीछे की तरफ से भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम है जो वहाँ से भी पैक करके रखता है, यानी आगे से और पीछे से। ऊपर की तरफ से स्कल है, और स्टूडेंट्स जो लंग्स के नीचे है वहाँ पर डायफ्राम है। तो ये पूरी तरह से पैक्ड एक ऑर्गन है लंग, और अगर ये पैक्ड है तो इसी की वजह से इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बन पाता है। अगर किसी भी जगह से पंक्चरिंग हो जाए, यानी रिब्स की तरफ से पंक्चरिंग हो जाए या बैक की तरफ से पंक्चरिंग हो जाए या फिर डायफ्राम में पंक्चरिंग हो जाए, तो उससे ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक होगा और फिर ये ब्रीदिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आगे की बात करें कि व्हेन द लंग्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड पल्मोनरी ब्रीदिंग। तो आपको समझना चाहिए कि जो सिंपल ब्रीदिंग हम परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स वो कौन सी है, वो पल्मोनरी ब्रीदिंग है, क्योंकि उसमें लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो ब्रीदिंग है स्टूडेंट्स,
उसको दो फेज में कंसिडर करते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो भीतर ली जाती है, जबकि एक्सपायरेशन में ये जो एल्वियोलर एयर है, जो हवा भर गई थी हमारे एल्वियोलस में, उसको बाहर रिलीज किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लोग इसको 3 फेज में भी कंसिडर करते हैं, और थर्ड फेज जो होता है यहाँ पर लोग मानते हैं कि एक पॉज, जब हम दो ब्रीदिंग के बीच में, यानी एक बार सांस ली फिर सांस छोड़ी, तो इसके बीच में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को पॉज टाइम कहते हैं। तो वो भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं इसके थर्ड फेज के लिए। तो हमने तो आपको यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बताया। स्टूडेंट्स, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सांस को भीतर लेना है, और सांस को भीतर लेने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक्टिव प्रोसेस का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी का खर्चा हो रहा है, यानी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इनहेलेशन है, इंस्पायरेशन है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और नथिंग, इट इज़ अ इनटेक ऑफ एयर, हमें पहले पता है। और ड्यूरिंग दिस, यानी इस प्रोसेस के दौरान, जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो रेज्ड होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठते हैं। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है, और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं स्टूडेंट्स। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, और एयर जो है वो भीतर आ जाती है। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको 8 पॉइंट बताए हैं, इन 8 पॉइंट को बढ़िया तरीके से कंसिडर कीजिएगा कि भाई, एक तो एक्टिव प्रोसेस है, वो तो एक जनरल बात है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि स्टर्नम रेज्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है और एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। एक्सपिरेशन अगर मैं बताऊँ तो एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, और इसमें, इस प्रोसेस में जो एयर है वो बाहर जा रही है लंग से, और इस पर्टिकुलर समय में, यानी जब एयर बाहर जाती है लंग से, तो ड्यूरिंग दिस द रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज, यानी जो डेविएशन इंस्पायरेशन में हुआ था इट बिकम्स ओरिजिनल, और इसमें डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं, और वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, जिससे कि जो एयर है वो बाहर चली जाती है। यहाँ पर गलती से इन हो गया है, और यहाँ पर जो एयर है वो आउट जाएगी, एयर बाहर जाएगी। फिर से जैसे मैंने आपको इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन बताया, लगभग 8 पॉइंट इसके हैं और 8 पॉइंट उसके हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन के जितने भी ये कंडीशन हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए स्टूडेंट। और अगर आप इसे टिप्स पे रखेंगे तो आप ये मानिए कि आपके 4 मार्क्स जो हैं नीट में वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं बताऊं आपको एक्सपिरेशन के बारे में कुछ और ख़ास बात, कि जब आप डीप फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब आप गहरी सांस लेते हैं हैवी एक्सरसाइज के दौरान, तो तो जब गहरी सांस लेंगे प्रेशर से, तब आप उस सांस को बाहर भी प्रेशर से ही रिलीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं तब भी। तो इस समय जब आप एक्सपायरेशन परफॉर्म करते हैं, कब? जब आप गहरी सांस लेने के बाद एक्सपिरेशन करेंगे, या जब आप फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेंगे। तो इस दोनों एक्टिविटीज़ में जो आपकी एक्सपिरेशन है इट बिकम्स एक्टिव प्रोसेस, और इस दौरान एनर्जी का खर्चा होगा। जनरली एक्सपायरेशन में एनर्जी का खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर आप
डीप एंड फोर्स ब्रीदिंग करेंगे तो एनर्जी का खर्चा होगा। और इसमें जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और जो डायफ्राम हैं वो अपना कोई एक रोल परफॉर्म करेंगे जो नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते, यानी स्पेशल रोल जो है वो परफॉर्म होगा। और डीप ब्रीदिंग जो है वो रेफर टू एज थोरेसिक ब्रीदिंग। तो आपको समझना चाहिए कि जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे, तो वो एक थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। जबकि जो नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं हम, इसे लोग क्वाइट ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, आपको ये समझना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया है और इसमें आप देखिएगा कि ब्रीदिंग इन यानी इंस्पायरेशन और ब्रीदिंग आउट यानी एक्सपायरेशन में चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई है एक्सपायरेशन में और चेस्ट एक्सपेंड हुई है इंस्पायरेशन में। रिब्स की क्या कंडीशन है, डायफ्राम की क्या कंडीशन है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है और रिलैक्स कब हो रहा है, ये दिखाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ लिखा है कि ब्रीदिंग में रिब्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिब्स मैंने पहले भी बताया था आपको, रिब्स की जो मसल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए। और रिब्स जो हैं वो प्रेजेंट इन द थोरेसिक केज, यानी जो आपका चेस्ट केज है, जो आपका क्या बोलते हैं चेस्ट रीजन है, उसमें प्रेजेंट हैं। और इसमें रिब्स में टू टाइप्स की मसल्स हैं जिन्हें कहते हैं हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये पाई जाती हैं बिटवीन ईच रिब्स, यानी दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ये मसल्स पाई जाती हैं। अब आप यहाँ समझिए कि जो रिब्स में हम आपको इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये जो बाहर की तरफ हैं, ये रही। और जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जो है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल है स्टूडेंट्स। वो अलग बात है कि जब इन रिब्स की भीतर की साइड से पैकिंग होती है तो वहाँ पर इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जिनका रोल नहीं है ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग में किसका रोल है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का और दूसरा इंटरनल इंटरकॉस्टल का। और जो भीतर की तरफ की ये जो पेंटिंग लाइक पैकिंग है, ये जो जितना भी सारा रीजन है, ये सब स्टूडेंट क्या है, ये इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल है जिसका रोल नहीं है। देन आगे बात करें कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम एक एक मस्कुलर लेयर है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है और ये कहीं ना कहीं जो रिब्स का नीचे वाला बॉर्डर है उससे अटैच रहता है। ध्यान दीजिए, ये एक और डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें भी एयर भीतर आ रही है और एयर बाहर जा रही है, यानी यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि रिब्स एंड स्टर्नम कब रेज्ड हो रहे हैं और कब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं, यानी कब ऊंचा उठ रहे हैं, कब नॉर्मल जा रहे हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, डायफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कब रिलैक्स हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको दिख ही रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जा कर के ब्रीथ करते हैं, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट में कि व्हेन वी ट्रेवल एट द रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा शिमला से ऊपर, कुल्लू मनाली से ऊपर पड़ता है, और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है और वहाँ जो डेंसिटी लो होने की वजह से जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो अफेक्ट होता है। तो रोहतांग दर्रे पे क्वेश्चन आता है और जो उसका जवाब है वो सिंपल है, जो सामने हम देख रहे हैं कि एयर एट माउंटेन इज़ थिन एंड ऑफ लो डेंसिटी। माउंटेन पर एयर जो है वो लो डेंसिटी की होती है और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं यानी जो वहाँ पर रहते हैं लोग हाई एल्टीट्यूड पे, उस जगह के लिए एक्लिमेटाइज्ड हैं। एक्लिमेटाइज का मतलब कि उन्हें वहाँ पर रहने की आदत पड़ गई, वो तो वहाँ के लिए अब एडप्टेड हो गए। लेकिन जो विजिटर्स जाते हैं वहाँ पर, तो विजिटर्स जो जाते हैं वो उन्हें जाते ही एक पर्टिकुलर कंडीशन का सामना करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया। हिपोक्सिया जो है वो एक माउंटेन सिकनेस है इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्रीदिंग रेट।
यानी जैसे ही आप उस पर्टिकुलर रेंज पर पहुंचेंगे जो एट अबाउट 4000 मीटर है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा नॉर्मल से। और अगर आप वहाँ पर 2 या 3 दिन बिताते हैं तो उसके बाद आप लोग भी एक्लिमेटाइज हो जाएंगे और आप भी वहाँ की तरह रहना शुरू कर देंगे। और एक्लिमेटाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो फिर तेज़ स्पीड से आरबीसी फॉर्म करना शुरू करती है, और आरबीसी जब ज़्यादा बनेंगी तो फिर जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाएगा, और हम फिर वहाँ रहने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज्ड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रीदिंग के रेगुलेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है रेगुलेशन में। और कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस हैं, यानी जो सीएनएस के न्यूरॉन्स हैं जो मेडुला में प्रेजेंट हैं हमारे, तो वो रेगुलेट करते हैं हमारी ब्रीदिंग को। और इसी तरह से एक केमिकल रेगुलेशन है जो मेडुलरी रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर्स हैं जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, वो भी इस ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। और एक और कंट्रोल है हमारे पास, कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडी विच आर एसोसिएटेड विद द हार्ट। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस तरह का रेगुलेशन है ब्रीदिंग को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने एक जनरल बात की एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की डिटेलिंग को लेकर के। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पहली बात तो ये है कि वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है। यानी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था वो एंडोडर्मल लेयर से हुआ था। और स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल्स जो हैं वो हमारे नाक की ओपनिंग है, यानी जो हमारे नाक के 2 छेद हैं वो नोस्ट्रिल्स हैं। फिर उसके बाद आती है नेज़ल कैविटी, यानी जो नाक के भीतर की कैविटी है जो हमें बाहर से भी दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद नेज़ोफेरिंग्स हैं, और नेज़ोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स हैं, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद स्टूडेंट्स हमारे शुरू हो जाते हैं फिर लंग्स। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ट्रैकिया और लंग्स के बीच में जो ब्रोंकाई सिस्टम है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई है, तो उसकी डिटेलिंग क्या है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक जनरल बैकग्राउंड से, यानी अब हम देख लेते हैं कि ये नोस्ट्रिल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नोस्ट्रिल आप देख रहे हैं डायग्राम में कि नेज़ल ओपनिंग है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज है, और उसके बाद नेज़ल कैविटी है। फिर से ये डायग्राम में आपको दिख रहा है एक लॉन्ग कैविटी ऑफ नोज़ है जो डिवाइडेड बाय द सेप्टम है। यानी सेप्टम हम सब जानते हैं, जो हमारे नाक में 2 छेद हैं उनके बीच में जो डिवीज़न है उसको सेप्टम कहते हैं, ये उसी की बात हो रही है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स जो है वो नेज़ल कैविटी के ठीक पीछे प्रेजेंट है, और सॉफ्ट पैलेट जो होता है हमारे माउथ में उसके ठीक ऊपर प्रेजेंट है। ये डायग्राम में आपको नेज़ोफेरिंग्स भी दिख रहा है, और नेज़ोफेरिंग्स भी दिख रहा है, और फिर इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये नेज़ोफेरिंग्स है स्टूडेंट्स, डायग्राम थोड़ा छोटा है लेकिन आप देखिएगा, नेज़ोफेरिंग्स है, और ये रही नेज़ल कैविटी, और इसी की हम बात कर रहे हैं। देन स्टूडेंट, फिर बात है लैरिंग्स की। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से ही तो हमारी आवाज़ निकलती है, और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया है, यानी जो हमारा गला है, यानी जो गर्दन है, जो वो रीजन स्टार्ट होता है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होता है। और आपको डायग्राम में यहाँ लैरिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। लैरिंग्स ये रहे स्टूडेंट्स, और लैरिंग्स के 3 पर्टिकुलर रीजन भी दिख रहे होंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे। और फिर लिखा है यहाँ स्टूडेंट्स के जो वॉल है लैरिंग्स की, इट इज़ फाउंड बाय द 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेजेस से 9 अलग अलग टाइप की कार्टिलेजेस हैं जिससे ये पर्टिकुलर लैरिंग्स की वॉल बनी हुई है। तो स्टूडेंट, ये रही वो कार्टिलेज जिसकी हम बात कर रहे थे। 9 कार्टिलेज हैं, इसमें 3 कार्टिलेज तो हैं अनपेयर्ड और 3 कार्टिलेज हैं पेयर्ड। तो नाम देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, कि थायराइड कार्टिलेज
एपिग्लॉटिक कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये हैं सिंगल कार्टिलेज, अनपेयर्ड कार्टिलेज। और जबकि पेयर्ड कार्टिलेज में आपका एरिटेनॉइड है, फिर कॉर्निकुलेट है, फिर क्यूनिफॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप देखिएगा। फिर लैरिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये मिड वेंट्रल पोर्शन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज है, और ये कहीं ना कहीं लैरिंजियल प्रोमिनेंस है, और लैरिंजियल प्रोमिनेंस को ही एडम्स एपल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। और एक और टर्म है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। और कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी एक स्ट्रक्चर है जो टिप ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज पर एग्जिस्ट करता है। और इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड एज लैरिंगाइटिस, ये तो सामान्य बात है, आप जानते होंगे। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होती हैं स्टूडेंट्स, और वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है उसको हम कहते हैं रीमा ग्लोटाइडिस। रीमा ग्लोटाइडिस क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है जो हम इस समय देख रहे हैं कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस में वोकल कॉर्ड जो है वो शॉर्ट होती हैं और वॉइस जो है वो हाई पिच्ड होती है, जबकि मेन में जो वोकल कॉर्ड हैं वो थिक होती हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, एंड लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और इनकी जो वॉइस है वो लो पिच्ड होती है। तो स्टूडेंट, और बात कर रहे हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया एक विंड पाइप है जो विंड कैरी करता है ब्रीदिंग के दौरान, और अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, और इट इज़ सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग कॉल्ड एज हाइलिन, फॉर्म ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए कुछ इनकम्प्लीट सी शेप के रिंग होते हैं इस तरह के, और ये ट्रैकिया की वॉल पे पाए जाते हैं। और ये जो इनकम्प्लीट रिंग हैं स्टूडेंट, दीज इनकम्प्लीट रिंग्स अवॉइड द कोलेप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया कहीं कोलेप्स ना हो जाए तो उसको अवॉइड कराते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रैकिया को। इन दिस रीजन म्यूकस सिक्रेटिंग goblet cells are also present which helps in पुशिंग म्यूकस आउट। यानी जब हम खांसते हैं और खांसते हुए जो बलगम हमारे ट्रैकिया रीजन में आता है तो उसको हम बाहर निकाल पाते हैं, वो इस म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल की वजह से निकाल पाते हैं, जो हेल्प करता है कि भाई उस पर्टिकुलर म्यूकस को बाहर निकाला जाए। फिर स्टूडेंट, अब जो इंटरनल पोर्शन स्टार्ट हुआ जिसमें मैंने बोला था आपको कि डिटेलिंग हम अलग से लेंगे, और ये है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई में, और 1 to ईच लंग, यानी ये ट्रैकिया जो जा रहा था ये डिवाइड हो गया ऐसे, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है और ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई अलग अलग लंग्स में जा कर के अलग अलग डिवीज़न करेंगी, और फिर उसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में these primary bronchi are further subdivided into the lungs in many divisions like secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchiole, terminal bronchiole, respiratory bronchioles, alveolar duct and alveoli में डिवाइड होती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया, और इससे आपको ये आइडिया होगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं कहाँ पर। प्राइमरी ब्रोंकाई आप देख पा रहे हैं ठीक से, ये रही, फिर उसके बाद ये रही, सॉरी, फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई ये फर्स्ट डिवीज़न था, टर्शरी ये, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स ये, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट आ गई है, फिर एल्वियोलर सैक आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस है ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती हैं एल्वियोलाई, क्योंकि ये ही एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इट प्रोवाइड ग्रेट सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज टू द लंग्स, और गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूज़न।
आप समझिए डिफ्यूज़न प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसीड होता है, और डिफ्यूज़न प्रोसेस में किसी भी तरह का एनर्जी कंजप्शन नहीं होता। तो इन ह्यूमन बींग्स देयर आर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ एल्विलाई विच प्रोवाइड अबाउट 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, यानी बहुत बड़ा सरफेस एरिया लंग्स को प्रोवाइड कराती हैं ताकि वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर सके। फिर लंग्स की बात करें तो स्टूडेंट्स लंग्स हम सबको पता है कि 2 इन नंबर यानी 2 हैं नंबर्स में, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है यानी चेस्ट में प्रेजेंट है, कवर्ड बाय द डबल लेयर कॉल्ड प्लूरा, यानी लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे प्लूरा कहते हैं, और इस प्लूरा में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसे कहते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और लंग्स को इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है उसको विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है उसे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड मीडियास्टेनियम इज अ स्मॉल स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस है वो है मीडियास्टेनियम। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 लोब्स, जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइट लंग। स्टूडेंट्स ये डायग्राम है, थोड़ा आप देखिएगा, इसमें 3 लोब दिख रहे हैं, राइट में 2 लोब दिख रहे हैं लेफ्ट में, और साइज वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप देखिएगा इम्पोर्टेंट डायग्राम है। एक और डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, आउटर और इनर येलो से कवर्ड, ऊपर की तरफ रिब्स हैं, फिर डायफ्राम है नीचे, बीच में हार्ट है, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया दिखाई दे रहे हैं। अच्छा डायग्राम है, आप स्टडी कीजिएगा। और स्टूडेंट्स फिर इसके बाद आई रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स की, और रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये 2 ऐसे टर्म हैं स्टूडेंट्स जहाँ से नीट का एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आप रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ की वैल्यूज़ याद रखनी है और इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रेस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें, इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, यानी ये एयर का वॉल्यूम है जो लंग्स के भीतर एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। ये 4 टाइप्स के हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ IRV, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ ERV, एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज़ RV। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो तो जनरली जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, हम जानते हैं ये 500 ml इसकी वैल्यू है। और ऐसे ही इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर बाय द फोर्सेबल इंस्पायरेशन, यानी जब हम ताकत लगा करके इंस्पायर करते हैं भीतर की तरफ, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं लंग्स के भीतर वो हमारा IRV होता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो फोर्सेबल एक्सपायरेशन, वो ERV है, और इनकी वैल्यूज़ आप देखिएगा। और ऐसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम है, यानी एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तो कितनी भी तेज स्पीड से आपने सांस छोड़ी हो, फिर भी लंग्स में जो एयर एग्जिस्ट कर जाती है, जो बच जाती है, उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो 1100 ml से 1200 ml होती है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ एंड डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब ये कैपेसिटीज़ की बात आ गई, और कैपेसिटीज़ में जो IC है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़, वाइटल कैपेसिटीज़, एंड TLC दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटीज़। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी सांस छोड़ने के बाद आप नॉर्मल तरीके से कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3500 ml। एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज़ EC, और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन,
यानी एक बार आप सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको बोला जाए कि गहरी सांस छोड़िए बाहर, सॉरी भीतर लीजिए, तो ये वैल्यू निकल के आती है। और यहाँ लिखा है कि ये जो है टीवी प्लस ईआरवी होता है, यानी जितना टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एफआरसी है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये अपने आप में ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी में ईआरवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी को आपको प्लस करना होगा, और इसका जो वैल्यू है वो कम से कम 4600 ml आता है। इसी तरह से जो टोटल लंग कैपेसिटी है इसमें सारी चीज़ें आप जोड़ देंगे, आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप जोड़ देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा लगभग 5800 ml, तो वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम बात कर रहे थे वो ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, और ब्रीदिंग में हमने जो अभी फेजेस की बात की थी, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कुछ लोग थर्ड फेज भी काउंट करते हैं, तो हमने यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि पॉज भी इसमें काउंट होता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट कि एयर कैसे कैसे ट्रैवल होती है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा डिसलोकेट हो गया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो एयर है वो जाएगी हमारे नोस्ट्रिल से, फिर नेज़ल कैविटी में, और फिर उसके बाद नेज़ोफेरिंग्स में। ये हमने सीक्वेंस आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ पर डायग्राम में गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो एयर है वो जाएगी हमारे लैरिंग्स के पास, और लैरिंग्स से फिर जो एयर है वो जाएगी हमारे ट्रैकिया के पास, और ट्रैकिया से स्टूडेंट्स जो एयर जाएगी वो जाएगी, ट्रैकिया से जो एयर जाएगी वो जाएगी ब्रोंकाई के पास, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल के पास, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई के पास। तो नोस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये डायग्राम यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। और फिर हम बात करेंगे अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की, यानी जब हमने सांस भीतर ले ली और जो वो सांस है उसमें एयर आई थी, वो एयर हमारे लंग्स में गई थी, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ पर भी, एक तो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू और एक होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लंग्स में परफॉर्म होगा, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो हमारी सेल्स में परफॉर्म होगा along with the blood vessels। तो लंग्स में एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो एक्सचेंज है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो एज द एयर रीचेज इन द एल्वियोलाई, जब पाथ से होते हुए एयर एल्वियोलाई में पहुंचती है तो एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स उसे घेरे हुए रहती हैं। उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं हम पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को, और ये पल्मोनरी वेन रिसीव करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन डिलीवर द CO2 इनटू द एल्वियोलाई। और इसी टाइम ये जो ब्लड वेसल्स हैं, पल्मोनरी वेन है, ये CO2 दे देती है एल्वियोलाई में। ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट कि इंस्पायर्ड एयर, जब एयर भीतर आएगी तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है जैसे ही इसके यानी एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आएगी तो ये पल्मोनरी आर्टरी से CO2 और O2 का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन आ जाएगी आर्टरी में और CO2 चली जाएगी एल्वियोलाई में, और फिर ये पल्मोनरी वेन में होती हुई हार्ट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लड वेसल है ये पल्मोनरी वेन नहीं है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है? आर्टरी है।
तो ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट करेक्शन था। फिर उसके बाद ये एक और डायग्राम है जिसमें हमने आपको दिखाया कि ये एल्वेलर कैविटी है, ऊपर से एयर आ रही है, जा रही है, और ये यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी है जो सराउंड किए हुए थी, जिसको हमने पल्मोनरी आर्टरी कहा था, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, एक लेबलिंग है यहाँ पर स्टूडेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। Basement membrane is nothing, it is the space between the alveoli and the blood capillaries या the blood vessel which surrounding the alveoli। तो basement membrane क्या होती है, यहाँ पर आप देखिएगा। और alveolar wall जो है वो वन सेल्ड थिक है, यानी एक सेल के लेयर से बनी हुई है। और इसी का ही एक और डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है हमें, और इसमें वही दिखाया हुआ है कि ये तो एल्वेलाई है और ऊपर से CO2 एल्वेलाई के भीतर आ रही है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल के भीतर जा रही है। तो आना और जाना ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आप देखिए, आप इसे समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आया सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इन दिस सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई द ऑक्सीजन and nutrients to the cells and pick up carbon dioxide and waste product, and systemic circulation carries oxygenated blood from the left ventricle through the arteries to the capillaries in the tissue of the body। और स्टूडेंट्स ये नीचे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिस्टमिक आर्टरीज जो हैं वो कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सिस्टमिक वेन जो हैं वो कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये यहाँ पर जो टिश्यू के थ्रू इन ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज है, दिस इज़ द एक्चुअली सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट इसमें ये एक और डायग्राम है, ये ऊपर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का डायग्राम है और नीचे पल्मोनरी सर्कुलेशन का डायग्राम है और नीचे सिस्टमिक सर्कुलेशन का डायग्राम है। स्टूडेंट्स ये एक और डायग्राम है जो नीट का NCERT का डायग्राम है, और ये भी नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो सीधे क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है। और फिर एक और डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला था जिसमें फिर से दोनों सर्कुलेशन जो हैं वो आपको दिखाई हुई हैं कि भाई लंग्स में कौन सी सर्कुलेशन हो रही है और टिश्यू और ब्लड में कौन सी सर्कुलेशन हो रही है। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको जो बात करूँगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, यानी इसमें हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और आपका बोहर इफ़ेक्ट वगैरह जितना भी है पूरा का पूरा वो स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार रेगुलर वीडियोस दिखाई देते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट।